हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान रसायन शास्त्र से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको रसायन शास्त्र के 5वें अध्याय तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कराने वाला हूं। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। एक एक क्वेश्चंस पेपर से लिए गए हैं और एनालिसिस करके बताए जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। यह 2019 के ए सेट का है। आपको मैं बताऊं कि अब मैं ईस्वी नहीं बताऊंगा। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 18। मैं बताऊं कि आपको आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में एनालिसिस करने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह बताने हैं। उदग्र स्तंभ को समूह या ग्रुप कहते हैं और जो क्षैतिज कतारें होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, उन्हें आवर्त कहते हैं। तो आपको समूह के बारे में पूछा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, क्षैतिज कतारें 7 हैं, उदग्र स्तंभ 18 है, अर्थात समूह 18 हैं, जिसमें एक समूह 18 को जीरो समूह भी कहते हैं। तो कुल समूह कितने हैं? 18 हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2 है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। आपको मैं बताऊं, सल्फर का परमाणु संख्या पहले जानते होंगे तो ये आसानी से आप बता सकते हैं। ऑप्शन ए में दिए हुए 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 7। तो पहले सल्फर की परमाणु संख्या कैसे ज्ञात करते हैं तो वो याद करना पड़ेगा। वो याद करने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल से कक्षा 10 तक के लिए केवल 20 तत्वों के परमाणु संख्या लगातार याद कर लीजिए। फिर किसके किसके लोहा के याद कर लीजिए, फिर चांदी का याद कर लीजिए, फिर टंगस्टन का याद कर लीजिए, फिर पारा का याद कर लीजिए, फिर सोना का याद कर लीजिए, कॉपर का याद कर लीजिए, जिंक का याद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। 20 तक के बाद केवल इतना ही याद करने हैं आपको। तो मैं बताऊं, सल्फर का परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है। 16 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 6। के कक्षा में 2, एल कक्षा में 8, एम कक्षा में 6। 2, 8, 10, 6, 16 परमाणु संख्या 16 होती है, इसलिए इसके ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। कितने होंगे बाह्यतम कक्ष में? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रश्न संख्या 3 है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? अभी हमने पहले प्रश्न में आपको बताया था कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं की तरह होती हैं, वो समूह कहलाती हैं, ग्रुप कहलाती हैं, और जो क्षैतिज होती हैं वो कतार कहलाती हैं और आवर्त कहलाती हैं। तो इसमें उदग्र स्तंभों को बताना है तो वर्ग बताएंगे और ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आवर्त क्षैतिज कतारों को कहते हैं। अपर रूप, कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। अपर रूप मतलब उसी के रूप हो और उनका अलग अलग गुण प्रदर्शित हो तो वो अपर रूप कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? ऑप्शन ए है एकल बंध, ऑप्शन बी है द्विया बंध, ऑप्शन सी है त्रिया बंध, ऑप्शन डी है कोई बंध नहीं। मैं आपको बताऊं, नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं? ये होते हैं 7। और इनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5। 2 और 5 7 हो जाएंगे। के कक्ष में 2 और एल कक्ष में 5। अब इनको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अणु बनाएंगे कितने से? 2 से। दोनों आपस में 3 3 का साझा कर लेंगे तो इस प्रकार से त्रियाबंध बनाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसके सही हो जाएंगे। संख्या 5 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ऑप्शन ए है अम्लीय धातु, ऑप्शन बी है क्षारीय धातु, ऑप्शन सी है अक्रिय गैस, ऑप्शन डी है मिश्र धातु। पहले तो मैं बताऊं, आवर्त सारणी में मिश्र धातु नहीं पाए जाते। मिश्र धातु में 2 या 2 से अधिक तत्व मिश्रित होते हैं। अक्रिय गैस समूह 0 के या समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, है ना। इस प्रकार से 6 हो गए। आपको मैं बताऊं कि क्षारीय धातु समूह 1 के तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय धातु कहलाते हैं।
क्यों क्षारीय धातु कहलाते हैं? धातु की ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु जल से अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, क्षारीय हाइड्रोक्साइड बनाती हैं अर्थात क्षार बनाती हैं। तो इस प्रकार से अम्लीय धातु, धातु अम्ल और क्षार दोनों के गुण प्रदर्शित करेंगे तो उभयधर्मी कहलाएंगे, लेकिन अम्लीय नहीं कहलाएंगे। अम्लीय धातु होते ही नहीं हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। ऑप्शन ए है एच यानी हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है एच ई हीलियम, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन डी है Cl2 क्लोरीन। मैं आपको बताऊं कि पहले तो इसमें CO2 हटा दीजिए, ये यौगिक है, तत्व है नहीं। क्लोरीन, क्लोरीन के अणु हैं, ये समूह में हो सकते हैं तो Cl हो सकते हैं, तो इनको समूह 17 का तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन समूह कहा जाता है। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है समूह 1 के तत्व हैं, ऑप्शन बी जो है समूह 0 या 18 के तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसके सही हो जाएंगे। समूह 0 में 18 में कौन कौन तत्व है शामिल है? तो 6 अक्रिय गैस शामिल हैं, जो क्रम संख्या 2 पर हीलियम है, क्रम संख्या 10 पर जो है नियॉन है, क्रम संख्या 18 पर जो है वो आर्गन है, क्रम संख्या 36 पर है जो क्रिप्टन है, क्रम संख्या 54 पर जो है जेनन है, क्रम संख्या 86 पर जो है रेडर्न है। कितना कितना? 2, 10 और 18, 36, 54, 86। इस प्रकार से ये नंबर हैं, सीरियल हैं। और याद करने का तरीका हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, जेनन, रेडर्न, है ना, ये 6 हो गए। इस प्रकार से आप याद कर पाएंगे। संख्या 7 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? यह 2023 पिछले साल पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होती हैं और इनके परमाणु भार 16 होते हैं। ऑप्शन सी इसके सही हो जाएंगे। संख्या 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए परमाणु आयतन, ऑप्शन बी है परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी है परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन डी है परमाणु संख्या। मैं आपको बताऊं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का आवर्ती वर्गीकरण में परमाणु संख्या का वर्गीकरण किया गया है, परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, अर्थात कि ऑप्शन डी इसके सही हो जाएंगे। संख्या 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। पहले ही प्रश्न में समूह या वर्ग हमने बताया था कि वर्ग या समूह कहते हैं या उनको ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहते हैं, ऐसा हमने पीछे ही 1 नंबर प्रश्न में सब बता दिया था। कुल संख्या 18 होंगी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएंगे इसके। संख्या 10 है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी है 1:2, ऑप्शन सी है 1:3, ऑप्शन डी है 3:1। ऑप्शन डी के बाद देखिए इसको समझते हैं कि क्या है, कि यह अमोनिया जो होता है NH3, फार्मूला क्या होता है NH3, ये एक अणु बन गया और नाइट्रोजन की संख्या कितनी है 1 और H3 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 3, इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा 1:3, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, लोहे की परमाणु संख्या है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन डी सी है 25, ऑप्शन डी है 24। मैं आपको बताऊं कि लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। अब बाकी उसके 23, 24, 25 के देखते हैं। 23 के वेनेडियम होते हैं, भी संकेत होते हैं, 24 के क्रोमियम होते हैं, Cr संकेत होते हैं, 25 के मैग्नीज होते हैं, Mn संकेत होते हैं, 26 के आयरन फेरस होते हैं, Fe संकेत होते हैं। तो इसलिए इसके परमाणु संख्या क्या हो जाएंगे 26 हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं 23 याद रख लेंगे क्या, वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 लोहा। इस प्रकार से ये लाइन से याद रखेंगे। संख्या 12 है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी समूह, समूह यानी वर्ग। मैंने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन करवाया था और 1 नंबर प्रश्न भी करवाया था, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 18। 13 है,
हीलियम कैसा तत्व है? ऑप्शन ए अक्रिय, ऑप्शन बी क्रियाशील, ऑप्शन सी सक्रिय, ऑप्शन डी उदासीन। मैं बताऊं कि क्रियाशील और सक्रिय को अभी छोड़ दीजिए, गैस के बारे में पूछा हुआ है तो ये अक्रिय गैस है ना। कैसा तत्व है? अक्रिय गैस है। हीलियम के बारे में तो समूह 18 वाले केवल देख लेंगे। समूह 18 में हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इन 6 के बारे में पूछे तो सीधे सीधे अक्रिय मारने हैं। अब क्रियाशील, ये क्रियाशील होते नहीं हैं। कौन? अक्रिय गैस क्रियाशील नहीं होते हैं। सक्रिय, अक्रिय और सक्रिय ऐसा कुछ है ही नहीं। सक्रिय तत्व के श्रेणी और अक्रिय तत्व के श्रेणी ये छोड़ देते हैं। पूरे समूह को क्या कहेंगे कि वो शून्य को छोड़ के सभी को सक्रिय बोलते हैं। उनकी क्रियाशीलता घटती या बढ़ती है परमाणु संख्या के आधार पर, और परमाणु में आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता घटती बढ़ती रहती है। रही बात परमाणु की, तो परमाणु उदासीन ही होते हैं, है ना। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्यों उदासीन होते हैं? तो ये आयनिक रूप से उदासीन होते हैं। कैसे उदासीन होते हैं? तो इनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव वो लेते हैं, आयन लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन इनके कक्षा में घूमते रहते हैं तो निगेटिव आयन लिए रहते हैं। इस प्रकार से या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बैलेंस करके ये उदासीन हो जाते हैं। क्या 14 है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी नॉन। मैं आपको बताऊं कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या 7 है, इसलिए इसके आवर्तों की संख्या 7 होगी। अगला प्रश्न 15 है। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए है न्यूलैंड्स द्वारा, ऑप्शन बी है डॉबेराइनर द्वारा, ऑप्शन सी है मेंडलीफ द्वारा या मेंडलीव द्वारा, ऑप्शन डी है मोसले द्वारा। मैं आपको बताऊं कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहलाता है, डॉबेराइनर का त्रिक नियम कहलाता है, और मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी का बेस कहलाता है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी या मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहलाती है। मोसले की आवर्त सारणी कौन कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले की आवर्त सारणी कहलाती है। इसका आधार जो था वो मेंडलीव के आवर्त सारणी को आधार माना गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी से परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो किया गया था, परमाणु संख्या के आधार पर कर दिया गया। उसमें भार के आधार पर, मेंडलीव के आवर्त सारणी में भार के आधार पर परमाणुओं का क्रम किया था, लेकिन इसमें परमाणु संख्या के आधार पर कर दिया गया। इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। त्रिक नियम का प्रतिपादन डॉबेराइनर द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 16 है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? मैंने आपको बताया कि आवर्त सारणी में पूछ दे तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही बताना है। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में पूछ रहा है, कि न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी के लिए पूछ रहा है, डॉबेराइनर का पूछ रहा है, तो ये सब नहीं ध्यान देने हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ही सोचने हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होंगे। संख्या 17 है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है O3 होता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं और ये सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो इनका O3 फार्मूला होता है, इसलिए एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी इसके सही हो जाएंगे। संख्या 18 है। आवर्त सारणी में BSI, GE, AS, SB, TE तथा PO क्या है? धातु हैं, अधातु हैं, गैस हैं, उपधातु हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये धातु होंगे नहीं। क्यों? मैंने आपको पिछले वीडियो में कहाँ पे आपको वो तत्व के बारे में, धातु और अधातु के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं बता चुका हूँ कि उपधातु किसे कहते हैं। उपधातु में कौन कौन आते हैं? तो आते हैं बोरॉन, BSI सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, AS आर्सेनिक, SB
एस्टिबियम इसका लैटिन नाम है और ये एंटीमनी का संकेत है। टी टेलुरियम टी तथा पीओ पोलिनियम पीओ। तो आपको मैं बताऊं कि ये टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 2 4 6 7 हो गए। 7 ये क्या है, ये उपधातु हैं। क्या है, उपधातु हैं। आप ये चीज याद कर लें कि BSIGEAS SBTEFPO ये जो है उपधातु हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसके सही हैं। प्रश्न संख्या 19 है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए लोथर मेयर द्वारा, ऑप्शन बी है मेंडलीफ द्वारा या मेंडलीव द्वारा, ऑप्शन सी है डॉबेराइनर द्वारा, ऑप्शन डी है न्यूलैंड्स द्वारा। डॉबेराइनर द्वारा त्रिक नियम और मेंडलीफ द्वारा जो बांटा गया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो किया गया था वो वर्गीकरण था। और लोथर मेयर को छोड़ दीजिए अभी कि लोथर मेयर के बारे में धातु अधातु क्या क्या बांटे थे वो अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है ना। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम होते हैं, ऑप्शन डी इसके सही होंगे, इसलिए ऑप्शन डी कीजिए। संख्या 20 है, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। मैं आपको बताऊं इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 7 होंगे। क्यों? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। ये हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं। क्लोरीन वो क्या बोलते हैं, क्लोरीन होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन होते हैं, एस्टेटिनम होते हैं। ये समूह 17 के तत्व हैं। इनके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये 2 8 7 17 कहलाते हैं। 2 8 10 और 7 17। तो इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन इनके बाह्यतम कक्ष में होंगे। ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए सामान्य तत्व, ऑप्शन बी है संक्रमण तत्व, ऑप्शन सी है क्षार धातु, ऑप्शन डी है लैंथेनाइड्स। मैं बताऊं कि लैंथेनाइड्स जो होते हैं संक्रमण तत्व होते हैं, तो बी और डी होंगे नहीं, है ना। लैंथेनाइड्स किसको कहते हैं? तो जो लैंथेनियम के बाद, है ना, क्या है, लैंथेनियम के बाद यानी 57 के बाद और सीरियम से स्टार्ट करके 71 ल्यूटियम तक, है ना, ल्यूटियम तक जो 71 तक होते हैं उन्हें लैंथेनाइड्स कहते हैं। और उसी में उसके नीचे जो होते हैं एक्टिनाइड्स होते हैं, ये संक्रमण तत्व हैं। सामान्य तत्व को छोड़ दीजिए अभी। सामान्य तत्व जो होते हैं वो 3 से 12 तक के समूह में होते हैं और ये मैं बताऊंगा सामान्य तत्व कैसे हैं, है ना। अब क्षार धातु समूह 1 के जो तत्व हैं वो क्षार धातु हैं। उभयधर्मी जो हैं वो अलग हैं, बेरिलियम जो है उभयधर्मी हैं। और उसी में जो है समूह 1 के जो तत्व हैं वो क्या हैं, ये क्षार धातु हैं। समूह 1 के तत्व क्या हैं? क्षार धातु हैं। प्रश्न संख्या 22 है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ऑप्शन सी है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, ऑप्शन डी है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो मैं आपको बताऊं कि परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन जो है वो होता है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, और परमाणु संख्या जो आवर्त फलन होता है मोसले का आवर्त सारणी होता है। इस प्रकार से मोसले का आवर्त सारणी सही होगा, है ना। अब परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी क्या होगा? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताऊं कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार क्या होता है? घट जाता है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ जाता है। मतलब क्षैतिज कतारों में अर्थात आवर्त में बाईं से दाईं जाएंगे तो घटेगा, समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा। इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है?
सभी में मेंडलीव की आवर्त सारणी को ही आधार माना गया तो आधुनिक आवर्त सारणी बना, मोसले का आवर्त सारणी बना, तो उसमें वर्ग कहेंगे, तो इसमें क्या कहेंगे, दूसरा कुछ थोड़ी ना कहेंगे, इसमें भी वर्ग या समूह ही कहेंगे, इसलिए ऑप्शन ए इसके सही हो जाएंगे, है ना। अगली प्रश्न संख्या 25 है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है छठा, ऑप्शन डी है सातवां। मैं आपको बताऊं कि इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सातवां। क्यों कहा गया है ये जानिए। अभी तक ये फुलफिल हो चुके हैं, लेकिन कुछ के नाम गुणधर्म निर्धारित नहीं होने के कारण ऐसा माना जाता है कि अधूरा है ना। ऑप्शन डी जो है सातवां आवर्त जो है अभी तक अधूरा माना गया है ना। प्रश्न संख्या 26 है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। क्षैतिज कतार यानी कि आवर्त, है ना, ये जो है क्षैतिज कतार आवर्त और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं वो कहलाते हैं समूह, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही होगा, है ना। प्रश्न संख्या 27 है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन ए परमाणु त्रिज्या, ऑप्शन बी है परमाणु घनत्व, ऑप्शन सी है परमाणु संख्या, ऑप्शन डी है परमाणु द्रव्यमान। मैं आपको बताऊं कि ये मेंडलीव के आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। अगली प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हीलियम होगा। प्रश्न संख्या 29 भी देख लीजिए, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कैसी होती है। ऑप्शन ए स्थिर रहती है, ऑप्शन बी क्रमानुसार बढ़ते जाते हैं, ऑप्शन सी क्रमानुसार घटते जाते हैं, ऑप्शन डी कभी घटता है और कभी बढ़ता है। इसका सही उत्तर आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, है ना, इलेक्ट्रॉन, आवर्त में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, समूह में इलेक्ट्रॉन त्यागने और वो करने की बढ़ते हैं, और आवर्त में क्या होते हैं, घटते हैं, तो क्रमानुसार घटते हैं, है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो